नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, यूपी पीसीएल टीजी 2 के अलावा यूपी आर्मिनल टीजी 2, डीआरडीओ, इसरो, एनपीसीआईएल सेल आदि परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आपका आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो इलेक्ट्रिशियन से संबंधित, इस सीरीज को देखकर चले जाना, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर वीडियो तनिक भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। और दोस्तों, आप हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है इससे संबंधित। जो ये सीरीज चल रही है, ये सारी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो रिपीट हो रहा हो। सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं और जो छोटे छोटे टॉपिक थे वो ऑलरेडी पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए ये सभी अभी इस समय बड़े टॉपिक से प्रश्न लिए जा रहे हैं। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा प्रश्न दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से निम्नलिखित से बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि विद्युत धारा, ये इसका राइट आंसर है। परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा बनता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित के बराबर होता है। सही उत्तर, जैसा कि आप देख सकते हैं, 5 गुलाम प्रति सेकंड, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आप यहाँ पर जान सकते हैं, जो कि दिया गया है, क्यू बराबर आई टी होता है। यहाँ पर से इसका मान आप निकाल सकते हैं, जो कि सिंपल सा दिया गया है। अगला प्रश्न, वैद्युत चालकता की यूनिट है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि म्हो प्रति मीटर, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि V बराबर आई आर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विद्युत की एक यूनिट निम्नलिखित के बराबर होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1 किलोवाट, ये इसका राइट आंसर है। इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं, यूनिट बराबर फार्मूला होता है वाट इंटू घंटा इंटू दिन अपन 1000 से भाग देना होता है। अगला प्रश्न आपका जो कि दिया गया है, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम निम्नलिखित में से मिलता जुलता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, एक विद्युत परिपथ में दो पॉइंटों के बीच एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए कार्य की माप है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि विभवांतर, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, V बराबर W/Q फार्मूला होता है। अगला प्रश्न, जब धारा I तथा समय t के लिए प्रतिरोधक R से गुजरती है, तब प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाती है। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, I²RT, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, एक अश्व शक्ति निम्नलिखित के बराबर होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 746 वाट, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित के बराबर होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि 4187 जूल, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, एक पदार्थ की परावैद्युत शक्ति क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि अधिकतम किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर, जिसका मीडियम बिना खराब हुए सामना कर सकता है, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जैसा कि हम यहाँ पर और बात कर लेते हैं, जैसे कि ये तो हमने बता दिया, दूसरे शब्दों में वह उच्चतम किलोवाट प्रति mm का बल जिसमें एक माध्यम से बिना भंग हुए सह सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि कागज, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप कागज के बारे में, इसमें वाई आता है, जिसमें 90 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। कांच में देख सकते हैं 130 डिग्री सेल्सियस, जो कि बी में होता है। माइका रबर जो होता है, H क्लास का होता है, इसमें 180 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अच्छा सुचालक नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि पोर्सलिन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, जिन पदार्थों में बाहरी कोश में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। जिन पदार्थों के बाहरी कोश में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, पोर्सिलीन आदि। चलिए, चालक में जो है दोस्तों, उसमें चालक बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि तांबा, ये इसका राइट आंसर है। ये दोस्तों विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। चलिए फिर दोस्तों, इसके बाद चांदी के बाद आपका, पहले तो दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर पर चांदी आती है, फिर तांबा आता है, फिर सोना आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। यदि 5 ओम प्रतिरोधक शॉर्ट हो गया तो ए तथा बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? आपको बताना है इसमें ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना होगा। चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 5 ओम का प्रतिरोध 60 हो जाएगा तो 1 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर 60 हो गया तो आपको यहाँ पर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात वह अप्रभावी हो जाएगा। अतः कुल प्रतिरोध जो होता है 1 ओम हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। ये 60 हो गया तो दोस्तों यहाँ पर जोड़ लेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। 2 ओम प्रतिरोधक तथा 1 ओम प्रतिरोधक को श्रृंखला के रूप में एक 6 वोल्ट सेल से जोड़ा है। 2 ओम प्रतिरोधक में विसरित शक्ति कितनी होगी? चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, पाइपथ में कुल धारा यहाँ पर इसका मान रख देंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर 2 एम्पियर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि V बराबर आपका 6 दिया है और ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं, इन्हें आप जोड़ लेंगे 2 और 3, ये इसका 3 से भाग 6 में दे देंगे, आपका 2 एम्पियर आ जाएगा I बराबर। फिर दोस्तों 2 ओम के प्रतिरोध में विसरित शक्ति यानी P बराबर I स्क्वायर R होता है। तो I का मान हमने 2 निकाल लिया। फिर दोस्तों R का मान यहाँ पर हमने निकाला, जो कि 2 के उसमें निकालना है दोस्तों। इसका 2 से भाग दे देंगे, आपका 8 वाट सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम किसके समान होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। जैसे कि विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम का नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया, 1/3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में उपयोग करते हुए समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आप सभी को पता होगा, जो कि सिंपल सा फार्मूला होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 ऐसे होता है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों इसका पूरा मान रखेंगे तो आप इसे हल करेंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 1 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सिंपल सा जोड़ लेंगे, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों R1 जैसे कि R सीरीज में जोड़ना है तो आप इसको फार्मूला जानते ही होंगे, सीधा सीरीज में जुड़ जाता है, इसमें बटे में नहीं होता। यहाँ पर बटे में है, इसलिए इसमें बटे में जोड़ा गया है। चलिए अगला प्रश्न, एक चालक में 22 सेकंड के लिए 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक पर कूलाम में कितना आवेश प्रवाहित होगा? जैसा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, x और y इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बता देते हैं, एक चालक में 22 सेकंड के लिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक पर कूलाम में XY आवेश प्रवाहित होगा। जैसे कि देख सकते हैं, आवेश बराबर धारा गुणते समय होता है, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? सही उत्तर आप सभी को पता होगा, जो कि हाइड्रोजन, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक 120 एम्पियर आवर क्षमता वाली बैटरी 8 एम्पियर धारा को डैश की अवधि के लिए दे सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 15 घंटे, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दक्षता बराबर होती है, यानी क्षमता बराबर 120 यहाँ पर दिया गया है और टाइम आपका दिया गया है, यहाँ पर टाइम से भाग दे देंगे, आपका घंटा निकल कर आ जाएगा, जो कि 15 आवर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक सेल में डैश इलेक्ट्रोलाइट होता है।
ऑप्शन नंबर डी जो कि अमोनियम क्लोराइड होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक बैटरी नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड बैटरी, ये इसका सही उत्तर है। ये इसकी बैटरी नहीं, जबकि सीसा अम्ल बैटरी होती है और निकिल कैडमियम बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है। दोस्तों इसका टिक पहले से इसलिए लगा दिया जाता ताकि आपको जो पीडीएफ दे दी जाए वहाँ पर आपको चिन्ह लगा हुआ मिले और आपको एग्ज़ाम के टाइम पर इसे रिवीजन कर सकें सही ढंग से, और फास्ट रिवीजन आपको करने में ये मदद देगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि प्लेट के तल के ऊपर, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल प्लेटों के तल के ऊपर होता है, क्योंकि प्लेट इलेक्ट्रोलाइट में पूर्ण रूप से डूबे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डिलाइट H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का एक भाग H2SO4 में 3 भाग अशुद्ध जल मिलाकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है। सही उत्तर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि दोस्तों इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं क्या होगा। जैसा कि बैटरी में 2 प्लेटें होती हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं तथा प्लेट शॉर्ट सर्किट नहीं होती हैं, क्योंकि बैटरी के अंदर स्टोर जो एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी होती है। बैटरी शॉर्ट सर्किट तभी हो सकता है जब बैटरी को बाहरी सिरे पॉजिटिव और निगेटिव को आपस में दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, तभी आपका शॉर्ट सर्किट होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं 5 सेल जिनमें प्रत्येक का ईएमएफ 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम को श्रृंखला में यानी सीरीज में जोड़ा गया है, तो आपका क्या होगा इसमें उत्तर। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी को सीरीज में जोड़ लिया गया है, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि दोस्तों इसका रजिस्टेंस जो होता है सीरीज में जुड़ता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर पूरा सभी को जोड़ लिया गया है। सीरीज में पूरा जोड़ लेंगे तो आपका जो उत्तर आ जाएगा 10, इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जान सकते हैं 2.5 ओम और 10 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं एक धारा वाहक चालक सिर्फ बलाघूर्ण का अनुभव करता है जब उसे डेड डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप जान सकते हैं यांत्रिक लव एवं घर्षण हानियाँ मिलकर क्या बनाती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि हिस्ट्रे हानियाँ, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि डाया चुंबकीय, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की तीव्रता और कम हो जाती है उन्हें डाया चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कॉपर, सिल्वर, एंटीमनी, बिस्मिथ आदि होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप जान सकते हैं क्षण चुंबकीय चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय रेखाओं की दिशा होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह डेड डैश बनाने के लिए उपयुक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यदि कोई धारा वामवर्ती दिशा में प्रवाहित हो तो नज़दीकी ध्रुव की ध्रुवता होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि दक्षिणी ध्रुव, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जैसे कि यदि कोई धारा वामवर्ती दिशा यानी उत्तरी ध्रुव में प्रवाहित होती है तो उसका नज़दीकी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होगा, जो कि आप जान सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ध्रुवण यानी पोलराइजेशन प्रक्रिया से यह साबित होता है कि चुंबकीय तरंगे हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि जैव विक्रिय, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ध्रुवण प्रक्रिया में यह साबित होता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जैव विक्रिय होती हैं। ऑप्टिकल लेंस, टीवी आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, स्थायी चुंबक का परीक्षण डेड डैश द्वारा किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक चुंबक विद्युत परिपथ के प्रयोग, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इस परीक्षण से यह पता लगाया जाता है कि स्थायी चुंबक की कितनी सामर्थ्य है, अर्थात फ्लक्स की कितनी मात्रा उत्पन्न कर रहा है। अगला प्रश्न,
एक इंडक्शन कॉइल का अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक 5 हेनरी है। प्राथमिक कुंडली में 5 एम्पियर से 10⁻³ सेकंड में शून्य हो जाती है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसा कि आपका पूरा मान दिया गया। इस फार्मूले पर आप मान रखेंगे और हल करेंगे तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं 25,000 वोल्ट सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किसी प्रेरण कुंडली में चक्रों की संख्या और क्रोड की लंबाई दोनों की दुगनी कर दिए जाते हैं तो इसका स्वप्रेरकत्व हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि दुगना होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि दोस्तों एसी परिपथ का इनपुट जिसका शक्ति गुणांक 0.8 लैगिंग 40 किलो वोल्ट एम्पियर है, परिपथ द्वारा आहरित शक्ति डैश डैश है। जैसा कि फार्मूला दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका हल दिया गया है। यहाँ पर P बराबर VI कास थीटा होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं VI का मान यहाँ पर दिया गया है और कास थीटा का मान दिया गया है। यहाँ पर हल करेंगे तो आपका 32 किलो वाट इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, केंद्रीय नेटवर्क नियंत्रण के लिए कौन सी सांख्यिकी प्रयुक्त की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि तारा, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 200 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए आवर्तकाल डैश डैश होगा। जैसा कि दोस्तों आवर्तकाल बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी। मान रखेंगे, हल करेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि आप जान सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 0.005 सेकंड, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। कौन सा परिपथ घटक परिपथ धारा के बदलाव का विरोध करेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि सिर्फ प्रेरकता, ये इसका सही उत्तर है। फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप जान सकते हैं दोस्तों, आपका अधिकतम शक्ति स्थानांतरित तब होता है जब। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि लोड प्रतिबाधा बराबर स्रोत प्रतिबाधा, ये इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, साइन तरंग का शीर्ष मान 200 वोल्ट है तो उसका औसत मान डैश डैश है। राइट आंसर, जैसा कि यहाँ पर आप हल करेंगे, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, यहाँ पर पूरा मान दिया गया है। एवरेज निकालेंगे, जैसा कि दोस्तों 2Vm होता है अपन पाई, यहाँ पर पूरा मान रख के, पाई का मान रख के फिर इसे हल कर लेंगे तो आपका यहाँ पर 127.4 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, एक शुद्ध प्रेरणिक एसी परिपथ में विद्युत धारा डैश डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि वोल्टेज से 90 डिग्री कम रहती है, ये इसका सही उत्तर है, जो कि आप देख सकते हैं। परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। शुद्ध संधारित्र एसी परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा वोल्टेज से फेज में तथा पावर फैक्टर इकाई होती है। अगला प्रश्न। एक साइन तरंग के लिए आरएमएस का मान 100 एम्पियर है तो इसका शीर्ष मान क्या होगा? सही उत्तर, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, IRMS बराबर फार्मूला होता है Imax अपन √2। यहाँ पर मान रखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर इसका I मैक्सिमम बराबर IRMS, यहाँ पर गुणे में √2 का मान, IRMS का मान दिया गया है 100 और √2 का मान रख के इसे हल कर लेंगे तो आपका उत्तर जो निकल कर आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं 141 एम्पियर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक RLC सीरीज परिपथ के प्रेरकी प्रतिघात 10 ओम और संधारित्री प्रतिघात 15 ओम है तो परिपथ में कुल प्रतिरोध डैश डैश होगी। सही उत्तर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फार्मूले पर यहाँ पर पूरा मान रखेंगे, जैसा कि हम आपको एक बार बता देते हैं, जो कि दोस्तों R बराबर यहाँ पर 0 दिए गए, XL माइनस XC का मान रख के यहाँ पर होल वर्क करेंगे, इसे अंदर हल करेंगे तो आपका 5 यहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि डायोड यदि ठोस अवस्था युक्तियों में से एक अवगुण यह है कि यदि उनका तापमान एक सुरक्षित मान 75 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाए तो बेकार हो जाते हैं, तो तकनीकी भाषा में यह प्रक्रिया कहलाती है। सही उत्तर, जैसा कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी थर्मल रनवे, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, N किस्म में अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि होल, ये इसका सही उत्तर होगा।
जैसा कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इन प्रकार के अर्धचालकों में माइनॉरिटी करियर होल होते हैं तथा मेजॉरिटी करियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण 5 संयोजी अशुद्धि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, पी प्रकार के अर्धचालक में अधिसंख्य आवेश वाहक कौन होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि होल्स, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, इन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि इलेक्ट्रॉन, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी अर्धचालक की चालकता होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उसके ताप पर बढ़ने से बढ़ती है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी या तो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि किसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना के लिए प्रयोग किए जाने वाला सूत्र विद्युत वाहक बल समीकरण कहलाता है, जो कि आपको हमने कई बार फार्मूला बताया है। अगला प्रश्न, यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट पैदा करेगा, ये इसका सही उत्तर है। इस विधि में आर्मेचर लूप को 2 स्लिप रिंग से जोड़ा जाता है। स्लिप रिंग 2 धात्विक तांबे या पीतल के छल्ले होते हैं जो आर्मेचर शाफ्ट पर अचालक पदार्थ की सहायता से स्थापित कर दिए जाते हैं। प्रत्येक स्लिप रिंग कार्बन ब्रश के संपर्क में रहती है। अगला प्रश्न, कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योक डैश डैश की बनाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि कास्ट आयरन की बनाई जाती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जनित्र एवं मोटर की बॉडी को योक कहते हैं। यह मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखती है और पोल्स द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग पूरा करती हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक पदार्थ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि अभ्रक, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है, कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक पदार्थ अभ्रक होता है। कम्यूटेटर एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो ब्रशों तथा रॉकर्स की सहायता से घूमते हुए आर्मेचर से बाह्य परिपथ को डीसी विद्युत वाहक बल प्रदान करती है। अगला प्रश्न, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि एडी करंट क्षति के मान को कम करना, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी मदद से डीसी मशीन के आर्मेचर प्लेटों को समांतर या समान दूरी पर रखा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि सिरा प्लेट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, डीसी मशीन में योक का कार्य यांत्रिक संतुलन प्रदान करना है और कम्यूटेटर का कार्य एसी को डीसी में बदलना और पोल शू का कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना, ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगला प्रश्न, ढलवा लोहे से बने योक उन जनरेटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिनका, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि किलोवाट कम हो, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों, जब बड़े जनरेटरों का योक रोल्ड स्टील का बना होता है और छोटे का कास्ट आयरन का बना होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कम्यूटेटर से धारा संग्रहित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि कार्बन ब्रश, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों, बीयरिंग प्लेट तथा टर्मिनल प्लेट सभी आर्मेचर शाफ्ट को स्थायित्व प्रदान करते हैं, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, जिस विधि से डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह डेड डैश कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि गतिज कहलाती है, इसका सही उत्तर होगा, जो कि दोस्तों इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, डीसी मोटर में गति नियंत्रण हेतु प्रयुक्त आर्मेचर डायवर्टर विधि। जब आर्मेचर धारा को डायवर्टर की सहायता से कम किया जाता है तब चुंबकीय फ्लक्स डेड डैश तथा मोटर की गति डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि पहले जैसा कि फ्लक्स आपका बढ़ता है और तथा मोटर की गति घटती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, डीसी मोटर की गति में नियंत्रण हेतु प्रयुक्त आर्मेचर डायवर्टर विधि में जब आर्मेचर धारा को डायवर्टर की सहायता से कम किया जाता है तब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है तथा मोटर की गति घटती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यदि डीसी मोटर में कम्यूटेटर की सहायता से सतह खुरदुरी है, निम्नलिखित में से होने की संभावना सबसे अधिक है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें से क्या होगा। जैसे कि दोस्तों, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन ब्रशों पर चिंगारी उत्पन्न होगी, ये इसका सही उत्तर होगा। अगर दोस्तों सतह खुरदुरी होगी तो आपका ऑफिस मान लो बात वही है कि आपका मान लो उसमें
चिंगारी तो पैदा होगी। डीसी कंपाउंड मोटर में चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने हेतु डैश डैश होते हैं। सही उत्तर जैसा कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शंट एवं सीरीज फील्ड फ्लक्स दोनों, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, डीसी मोटर में आर्मेचर ड्रम को लेमिनेटेड बनाया जाता है जिससे कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि एडी धारा भंवर यानी भंवर धारा क्षति का मान कम रहे, ये इसका सही उत्तर होगा। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न, किसी वैद्युतिक मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों किसी मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति शाफ्ट पर उपलब्ध कुल शक्ति यांत्रिक शक्ति होती है, इसे नेम प्लेट शक्ति भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कुमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ाने से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि घूर्णन गति घटती है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर की गति लोड वृद्धि होने पर शंट मोटर की अपेक्षा से अधिक होती है परंतु सीरीज मोटर की अपेक्षा घटती है। इस प्रकार की मोटर लोड रहित अवस्था में एक नियत गति पर चलाई जा सकती है। अगला प्रश्न आपका दिया है, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर की गति लोड विशेषता डैश डैश के समान होती है। सही उत्तर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं, जो कि हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर दिया गया है डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर की गति लोड विशेषता किसी भी मोटर के समान नहीं होता है क्योंकि लोड धारा वृद्धि के साथ साथ मोटर की गति में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि लोड वृद्धि से मोटर की परिणामी फ्लक्स घटता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं, यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए तो ओपन सर्किट हो जाए तो प्रदान करेगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि 58% शक्ति, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि 500 किलो वोल्ट एम्पियर तक की क्षमता के लिए हम करते हैं। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर लेमिनेशन के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात क्रोड क्यों प्रयोग की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि हिस्टैरिसीस क्षति घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। इसका फार्मूला भी देख लीजिए और इसके पूरे मान आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, क्रोड निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि उच्च चुंबकीयशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि आवृत्ति लपेट संख्या एवं चुंबकीय फ्लक्स पर, ये इसका सही उत्तर होगा। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप जान सकते हैं, लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति नहीं की जाती है। सही उत्तर जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लघु ट्रांसफार्मर में इसमें जैसे कि अधिक धारा सुरक्षा, बुकोल रिले, प्रेशर रिलेज वाल्व, ये सभी नहीं की जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर जान सकते हैं। अगला प्रश्न, विवृत यानी खुला परिपथ ट्रांसफार्मर का वाटमीटर वाट्यांक 900 वाट है और पूर्ण भार धारा पर लघु परिपथ परीक्षण में 1600 वाट है, तो अर्ध भार पर लौह हानि क्या होगी। सही उत्तर जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 900 वाट, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसे कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, किसी स्थिर वोल्टता ट्रांसफार्मर में किसी प्रेरित वोल्टता पर द्वितीयक वेस्टन की प्रतिबाधा संधारित्र के आर पार प्रतिबाधा के तुल्य हो जाएगा। परिपथ की इस अवस्था को क्या कहते हैं। सही उत्तर जैसा कि ऑप्शन नंबर डी अनुनाद, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, एक ट्रांसफार्मर में एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन तक वैद्युतिक शक्ति का स्थानांतरण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि विद्युत चुम्बकीय रूप से, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट आपकी ये वीडियो है दोस्तों। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपकी ये वीडियो मान लो महत्वपूर्ण साबित होगी, इसीलिए दोस्तों आप इसे पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और जो हमने ऑलरेडी
35 से 36 वीडियो अपलोड कर रखी है ये सीरीज की, वो सारी वीडियो आप ज़रूर देख डालिए। उससे आपका पूरा इलेक्ट्रिशियन कवर हो जाएगा। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में रिपीट हो रहा हो, सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं और जो छोटे छोटे टॉपिक थे वो ऑलरेडी पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। अब दोस्तों ये सीरीज भी लास्ट टाइम, मान लो इसमें अब 2 से 3 वीडियो और बनेंगे, मान लो ये सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों ये पूरी, अगर आप 40-41 वीडियो हम बनाएंगे, अगर ये पूरी वीडियो आप देख लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि यूपीपीसीएल, यूपी आर्मी TG2, सेल, NPCIL, DMRC, लोको पायलट का जो इलेक्ट्रिशियन से पूछा जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, एक भी मान लो यहाँ से सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। लगभग 90 से 95% यहीं से प्रश्न आपको सीधे सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों सिंपल सा है, 1.5 की स्पीड पर देखकर, 1.5 की स्पीड पर लगाकर 15-20 दिन में सारी वीडियो देख लो। सिंपल सा है, इतनी सारी वीडियो थोड़ी ना है कि आपको देखने में दिक्कत होगी। सिंपल सा सारी वीडियो देख लीजिए और इसकी PDF जो दी गई है वहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और वहाँ से रिवीजन भी आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उच्च आवृत्ति विद्युत प्रदाय प्रयुक्त करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि उच्च भंवर धारा हानि, ये इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्रोडहीन प्रेरण भट्टी उच्च भंवर धारा हानि के लिए उच्च आवृत्ति विद्युत प्रदाय युक्त करती है। यह प्रेरण भट्टी उच्च तापमान उत्पन्न करने हेतु प्रयोग होता है, इसलिए इससे जानबूझकर भंवर धारा हानि कराई जाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बिजली घरों से उच्च विभव पर ही विद्युत क्यों भेजा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि संप्रेषण के दौरान ऊर्जा क्षय को न्यूनतम करने के लिए, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हिस्टैरिसीस प्रदर्शित होती है निम्न में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि लौह चुंबकीय पदार्थ, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किसी 3 फेज स्टार संयोजन वाले प्रतिरोध भार में प्रत्येक फेज का प्रतिरोध 50 ओम है। यदि एक प्रतिरोध हटा दिया जाए और 200 वोल्ट आपूर्ति की जाए तो अवशोषित शक्ति होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 400 वाट, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 वाट होगी। चलिए अगला प्रश्न, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि ट्रांसफार्मर, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम यहाँ पर जान लेते हैं, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति ट्रांसफार्मर होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर AC वोल्टेज को बढ़ाने एवं घटाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, चल लौह मीटर का परिचालन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि वैद्युत चुंबकीय प्रभाव, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, माध्यम प्रतिरोध के सीधे माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि ओम मापी, इसका उपयोग करते हैं हम, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों। इसका यहाँ पर इसके अंतर्गत निम्न विधि हैं, जैसे कि वोल्ट मीटर, आमीटर विधि, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि और अप्रत्यक्ष विस्थापन या प्रतिस्थापन विधि, ओम मीटर विधि, ये सारी विधियाँ होती हैं। जैसा कि दोस्तों माध्यम प्रतिरोध के सीधे माप के लिए वोल्ट मापी उपयोग किया जाता है और उच्च प्रतिरोध के मापन के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है और निम्न प्रतिरोध मापन के लिए केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये सारी जानकारी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, स्थायी चुंबक कुंडली उपकरण निम्नलिखित में से किसे पढ़ सकेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि केवल DC मापन, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किस CRT स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि फास्फोरस का लेपन हम करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम जब इससे टकराती है तब प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और परिणाम स्वरूप स्क्रीन पर चमकीला बिंदु दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अवमंदन बलाघूर्ण यानी डैम्पिंग टार्क एक चल कुंडली उपकरणों में डैश द्वारा विकसित होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि भंवर धारा यानी एडी करंट, ये इसका राइट आंसर होगा।
चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के संकेतक में उत्पन्न होने वाले कंपनों को समाप्त करने वाला बल आघूर्ण अवमंदन बलाघूर्ण कहलाता है। यह 3 प्रकार की होती है, जैसे कि वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली, द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली, भंवर धारा अवमंदन प्रणाली, ये सारी प्रणालियाँ होती हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि प्रतिरोध मापन के लिए ओम मीटर उपयोग करने से पहले निम्नलिखित आवश्यकताएं करनी होती हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पोटेंशियोमीटर के माध्यम से इसके और प्रोब को लघुपतित करके पॉइंटर को 0 पर सेट करें, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्न प्रतिरोध के लिए देख सकते हैं, माध्यम के लिए, उच्च के लिए, सारी जानकारी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, समय आधारित पैमाने पर किसी विद्युत तरंग आयाम परिवर्तन को देखने के लिए किस मापक यंत्र को बनाया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सिंगल फेज निवारक को विशेष रूप से डेड डैश के लिए बनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि असंतुलित वोल्टा सुरक्षा, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप जान सकते हैं, सिंगल फेज निवारक यानी प्रिवेंटर इंडक्शन मोटर को सिंगल फेजिंग दोष से बचाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यदि सीटी की रेटिंग 100 एम्पियर बटे 5 एम्पियर हो तो गुणन घटक के डेड डैश होगा। आप सभी को पता होगा, 5 को 100 से भाग दे देंगे, आपका 5 मतलब 20 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, मापयंत्र ट्रांसफार्मर में बार्डेन को कैसे व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आभासी पावर, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि दोस्तों ये ट्रांसफार्मर, जैसा कि मापयंत्र ट्रांसफार्मर के बार्डन को आभासी पावर द्वारा व्यक्त किया जाता है, या डीसी पावर को बार्डन किलोवाट द्वारा व्यक्त किया जाता है। मापयंत्र ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर जिसे आप सीटी कहते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसे आप पीटी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च धारा मापने के लिए करंट ट्रांसफार्मर में मतलब उच्च धारा मापने के लिए किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग मोटे विद्युत रोधी चालक 1 से 50 टर्न के बनाए जाते हैं। इसे परिपथ के सीरीज में लगाया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अगला प्रश्न, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में जान लेते हैं। इसका उपयोग वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग अधिक टर्न की बनाई जाती है तथा इसे परिपथ के क्रॉस लगाया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, पूर्ण भार प्रेरण मोटर के शक्ति गुणक होने की संभावना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 0.85 ये सही उत्तर होगा। और 0 पर देख सकते हैं, 0 लोड पर प्रेरण मोटर शक्ति गुणक 0.15 होता है, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, एक द्विपिंजरी प्रेरण मोटर में होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि रोटर में 2 समानांतर वाइंडिंग होती हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न, स्लिप नियंत्रण का प्रयोग करते हुए पिंजरा यानी स्क्वायरल प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर गति नियंत्रण कार्यान्वयन इनमें से किसका प्रयोग करते हुए किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्टेटर वोल्टता नियंत्रण, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट जांच से निम्न में से क्या पता चलता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि कॉपर लॉस का पता चलता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जब एक मोटर को चालू किया जाता है तब घूर्णक की आवृत्ति डेड डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि सप्लाई आवृत्ति के समान, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को बढ़े हुए प्रारंभिक बलाघूर्ण को प्राप्त किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि डबल केज रोटरों का प्रयोग करके, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें पूरी जानकारी दी गई। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर यानी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इसकी विशेषताएं देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं।
दोनों प्रकार की मोटरों की गति शून्य लोड पर नियत रहती है। सिंगल केज मोटर की अपेक्षा डबल केज मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होती है। रोटर चालकों का प्रतिरोध उच्च होने पर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त होता है। सिंगल केज मोटर का उपयोग लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर आदि में किया जाता है। डबल केज मोटर का उपयोग मिल, कटिंग टूल मशीन आदि में हम करते हैं। अगला प्रश्न, इंडक्शन मोटर में रोटर की आवृत्ति डैश द्वारा व्यक्त की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्लिप फ्रीक्वेंसी, मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी, इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर यानी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में बार के स्क्विंग के लिए निम्नलिखित में से गलत वाक्य आपको बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि आपका इसमें गलत वाक्य कौन है। जैसा कि यह कॉगिंग को रोकता है दोस्तों, ये तो सही है। और यहाँ पर देख लेते हैं, शुरुआती टॉर्क को बढ़ाता है, ये गलत है आपका दोस्तों, यही आपका राइट आंसर है। और अधिक एक समान टॉर्क का उत्पादन करता है, ये भी सही है। और अपने प्रचालन के समय मोटर को कम करता है, ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि गति नियंत्रण के लिए ध्रुव परिवर्तन विधि को डैश में अपनाया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ये इसका राइट आंसर है। इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक प्रेरण मोटर में रोटर की चाल सदैव मतलब होती है, हमेशा कितनी होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्टेटर की चाल से कम, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक अल्टरनेटर शाफ्ट के सिरे पर फिक्स्ड एक छोटा डीसी शंट या कंपाउंड डायनेमो है। राइट आंसर आपका यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तेजक, ये इसका सही उत्तर होगा, यानी एक्साइटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन विफलता का कारण बन सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि भारी हार्मोनिक्स, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मान ले दो प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर समांतर में चल रहे हैं, अगर पर्याय क्रमिक अल्टरनेटर में से एक का उत्तेजन यानी एक्साइटेशन बदल दिया जाए तो क्या होगा। सिंपल सा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिजली का कारक बदल जाएगा, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, बड़े तुल्यकालिक जनरेटरों में उत्तेजन हानि का समय होती है जब। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप जान सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि दो प्रत्यावर्ती समांतर में कार्य कर रहे हैं, यदि उनमें से एक द्वारा साझा किया गया तो भार बढ़ाना है तो इसके क्षेत्र उत्तेजन होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि नियत रखना तथा इनपुट बलाघूर्ण बढ़ाना, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित उत्पन्न होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि रोटर, ये इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों, जब डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग में की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहता है। आर्मेचर वाइंडिंग की आर्मेचर की जाती है तो घूमता है, जो कि आप देख सकते हैं। ये थे दोस्तों आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आज के हमारे प्रश्न समाप्त हुए। काफ़ी अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला थी आज दोस्तों। और दोस्तों हम आपको बता दें दोस्तों, ये सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं तो शुरुआत से पूरी वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर यहीं से पूरे प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में मिल जाएं। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।